आप देख रहे हैं लाइफ जियो। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे EWS और DG के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, EWS और DG में आजकल रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। यह रजिस्ट्रेशन किस तरह होगा, कौन कौन इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और क्या क्या इसकी योग्यता है। EWS और DG में रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में किस तरह एडमिशन दिलाएंगे, तो ये सब प्रक्रिया चलती है रजिस्ट्रेशन के दौरान। लेकिन काफ़ी सवाल आप लोगों के मन में उठते हैं कि पता नहीं किस तरह EWS में रजिस्ट्रेशन होगा या DG में होगा, या EWS है क्या, DG है क्या। आपके सवालों के जवाब मैं इस छोटी सी या लंबी सी जो भी है उस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और उसके होम पेज पे क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है और DG क्या है, बहुत सवाल मन में घूम रहे होंगे उन लोगों के दिमाग में जो EWS और DG के बारे में नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो EWS का मतलब होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, और DG का मतलब होता है डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि वंचित समूह। इसमें EWS के अंदर कहने का मतलब है कि EWS जो होता है उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल होते हैं जिसकी महंगी महंगी फ़ीस होती है, तो अपने बच्चों को उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं, गरीब परिवार से हैं, तो वो सब लोग EWS कोटे और DG कोटे के तहत अपने बच्चों का जो इसके अंदर नामित स्कूल है उनमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फिर एक लक्की ड्रॉ सा निकलता है, उसमें जिस बच्चे का इसमें नाम आ जाता है तो उन बच्चों का इसमें एडमिशन हो जाता है। इसकी जो क्राइटेरिया है वो सारा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है किस तरह आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगने हैं, वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है। और जब आप एप्लीकेशन में ये सब ओपन करोगे तो उस एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि वो जो प्रिंट आउट है वो भविष्य में काम आएगा जब लकी ड्रॉ निकलेगा। तो उस प्रिंट आउट पे ही जो नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का नाम इसमें आया है या नहीं आया। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है edudel.nic.in पर आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पे जाने के बाद उस पर कुछ लिंक दे रखे होंगे जिसमें एक न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े ध्यानपूर्वक से जो जहाँ भरना है, टिक मार्क करना है, वो आप बड़े ध्यानपूर्वक करना और फॉर्म फिल कर देना। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने ये स्कूल है EWS और DG कोटे के तहत, उसमें 25% सीटें रखी गई है कोटे के तहत। तो 25% सीटें कम नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने बच्चों का। जितनी जल्दी करोगे हो सकता है लक्की ड्रॉ में नाम आने का उतने चांस आपके बढ़ जाए। होता है कि DG कोटे के तहत कौन कौन से समूह आते हैं, कौन कौन से जो इसमें पर्सन है वो DG कोटे के तहत आते हैं। तो मैं बता दूं, DG कोटा वही होता है जिसमें अनुसूचित जाति यानी SC ST OBC और जो विकलांग है वो भी DG के तहत आ जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक अधिनियम बना हुआ है 1995 में, अगर उसके तहत वो लोग विकलांग है, डिसेबल्ड है, तो वो भी इसके अंदर DG कोटे के तहत परिभाषित है। किशोर न्याय अधिनियम में परिभाषित अनाथ बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जो बच्चे अनाथ है, जिनका कोई नहीं है, तो वो भी डीजी कोटे के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं, और HIV से पीड़ित या प्रभावित बच्चे भी इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो डीजी कोटे के तहत जितने भी रजिस्ट्रेशन है, उन सबको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और EWS के लिए दस्तावेज क्या क्या है? देखिए, EWS के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है, और उनके पास अगर एक राशन कार्ड है जो खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सरकार द्वारा जारी किया गया हो, पर दिल्ली का हो, दिल्ली से बाहर का नहीं होना चाहिए। दिल्ली का होगा तो चलेगा, दिल्ली से बाहर का बिल्कुल नहीं चलेगा। यह है तो वो भी चल जाएगा। और इनकम सर्टिफिकेट अगर है, बनवा रखा है, तो वो भी चलेगा इसके अंदर। डीजी के लिए जो है यानी कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, इन सब के लिए जो इनके सर्टिफिकेट होते हैं, जो राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं, तहसील द्वारा जारी किए जाते हैं, और वो दिल्ली के होने चाहिए। दिल्ली के बाहर के हो गए तो फिर वो नहीं चलेगा। और जो विकलांग बच्चे हैं, तो उनका जो विकलांगता का सर्टिफिकेट होता है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है, UDID कार्ड होते हैं, वो सब चल जाएंगे। और अनाथ और ट्रांसजेंडर के लिए जो भी प्रमाण है, मतलब वो सब लगा सकते हो आप। उस प्रमाणों के बेस पे इन सब का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। HIV पीड़ित से, या पीड़ित है या प्रभावित बच्चा है, तो वो इस पर अप्लाई कर सकता है। वो तो उनकी जो रिपोर्ट होती है, डॉक्टरी रिपोर्ट, उनसे ही काम चल जाता है इसमें। सवाल ये उठता है कि यदि मेरे पास BPL AAY खाद्य सुरक्षा कार्ड है, तो क्या EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी? तो इनमें से सिर्फ एक दस्तावेज चाहिए। कहने का मतलब, जिसके पास BPL या राशन कार्ड है, तो उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मतलब दोनों में से एक होना चाहिए, या तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर BPL या AAY जो भी राशन कार्ड है वो होना चाहिए। दोनों में से एक चाहिए। मेरे पास BPL कार्ड है, लेकिन बच्चे का नाम नहीं है। क्या मैं EWS श्रेणी के तहत आवेदन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे का नाम राशन कार्ड में नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं अप्लाई। और मेरे पास खाद्य सुरक्षा कार्ड है, लेकिन इसमें जारी करने की कोई तारीख नहीं है। मैं ऑनलाइन कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? खाद्य सुरक्षा कार्ड के मामले में जारी करने की तिथि भरना अनिवार्य है। आप इसे भरे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यानी राशन कार्ड कब बना, उसके जारी होने की तारीख होनी चाहिए, नहीं तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, फॉर्म नहीं भर पाओगे आप। मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है, लेकिन मेरे बच्चे के पास नहीं है। क्या मैं डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, लेकिन आपके बच्चे का नहीं है, तो कोई बात नहीं है, वो आपका लग जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि जाति प्रमाण पत्र दिल्ली का होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो आप दिल्ली का बाहर का लगा दो, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सब कुछ मतलब दिल्ली का होना चाहिए। अब एक सवाल इन्होंने इस पर लिखा हुआ है, मेरा जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य द्वारा जारी किया गया है, क्या ये डीजी श्रेणी के तहत मेरे वार्ड में प्रवेश के लिए मान्य होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे स्टेट का जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सिर्फ दिल्ली का होना चाहिए। अगर मेरे पास आय प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, तो मैं कैसे आवेदन कर सकता हूँ? तो इसके लिए जैसे आप रिन्यू कराते हैं ना इनकम सर्टिफिकेट को, तो आप नए सिरे से उसको रिन्यू कराओ तो उसकी भी एक स्लिप निकलेगी, या नए सिरे से आवेदन कर दो तो उसकी भी एक स्लिप निकलेगी। उस स्लिप पे जो नंबर है, उस नंबर के बेस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाद में जब बन जाए इनकम सर्टिफिकेट, तो उसको आप जमा करा दो। मेरा जाति प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है, ये अभी प्रक्रियाधीन है, फिर मैं कैसे आवेदन कर सकता हूँ? कर सकते हैं आप भी, सेम वही चीज़ है। इसमें ऑनलाइन आवेदन में एम्प्लॉयड फॉर विकल्प का उपयोग करें, और फिर जो रसीद मिली है तो उसी का नंबर आप इस पर डाल दें भरने के दौरान, तो वो इससे भी काम चल जाएगा।
मेरे पास अपने बच्चे की जन्मतिथि का कोई प्रमाण ही नहीं है, मैं कैसे आवेदन कर सकता हूँ? तो ये सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आप आवेदन कर सकते हो। आप जो बच्चे के माता पिता हैं वो एक डिक्लेरेशन लिखेगी अपने हाथ से, जी मेरे बच्चे का जन्म इस तारीख को हुआ है, तो वो चल जाएगा इसके अंदर। और ऐसे कौन से दस्तावेज है जिन्हें पते के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है? तो पते के प्रमाण के रूप में तो बहुत दस्तावेज होते हैं। राशन कार्ड है, जो बच्चे के माता पिता के नाम से जारी है वो चल जाएगा पते का, और आधार कार्ड चल जाएगा, मतदाता पहचान पत्र होता है माता पिता का वो चल जाएगा, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, पानी का बिल है, आधार कार्ड है माता पिता का, पासपोर्ट हो माता पिता का वो चल जाएगा। लेकिन अगर रेंट एग्रीमेंट, यानी जो माता पिता रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, अगर वो पते के प्रमाण के रूप में रेंट एग्रीमेंट को लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह है कि रेंट एग्रीमेंट पते के रूप में मान्य नहीं होगा। ऐसे कौन से दस्तावेज है जिन्हें जन्म के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है? भाई जन्म और मृत्यु और विवाह प्रमाण अधिनियम 1969 के तहत जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल ने जारी किया हो, सहायक नर्स और दाई इनके पास कोई रजिस्टर्ड रिकॉर्ड होगा, तो वो रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये इस तारीख को पैदा हुआ है, तो वो चल जाएगा। आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड होगा, बच्चे आंगनवाड़ी में जाते रहते हैं, अगर उसका रिकॉर्ड है तो वो भी मान्य होगा। और बच्चे के जो माता पिता है अगर वो लिख के दे देंगे भाई इस तारीख को बच्चा हुआ है, तो वो भी मान्य होगा। डीजी के लिए, यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप है, यानी कि जो वंचित समूह है, जो SC ST OBC जो भी है, मतलब उनको इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और इसके अंदर आयु जो है, मतलब कौन कौन से जो बच्चे हैं, कौन कौन सी उम्र के, कौन कौन सी में एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे नर्सरी और प्री स्कूल है, जिन बच्चों को नर्सरी और प्री स्कूल में एडमिशन लेना है, तो 31/3/2019 को वो 3 साल का हो या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का हो। और जिनको कक्षा 1 में एडमिशन लेना है तो वो 31/3/2019 से लगा हुआ अब तो 5 साल का होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का होना चाहिए। ये इनकी उम्र का क्राइटेरिया है। क्या EWS DG श्रेणी का उम्मीदवार भी सामान्य खुली सीटों के तहत आवेदन कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, जिन्हें करना है वो कर सकते हैं। अगर मैं EWS और DG श्रेणी दोनों के लिए अर्हता प्राप्त करता हूँ तो मुझे किस श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप तो दोनों में, जैसे आप SC भी हो और SC ST भी हो और EWS के कोटे के तहत भी हो, तो वो तो आपकी पसंद है, आप दोनों में से एक श्रेणी में आवेदन करो। क्या अलग अलग एंट्री लेवल क्लास में सीटों का होगा खुलासा? हाँ, ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यालयों का चयन करते समय रिक्तियों को भी दर्शाया जाता है। यानी कि जब आप आवेदन करोगे तो जो आप इस स्कूल का चयन करोगे तो उसमें दर्शाया जाएगा कि कौन से स्कूल में कितने एडमिशन होने हैं, कितना रजिस्ट्रेशन होने हैं, वो सब उसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको पता चल जाएगा। मेरे दोनों बच्चे जुड़ गए हैं और फिर मैं ऑनलाइन आवेदन किस तरह कर सकता हूँ? तो भाई जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों अलग अलग, दोनों बच्चों को अलग अलग ही कर सकते हो आप। ये नहीं है कि एक कर दिया आपने और दोनों का हो जाएगा। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ही आवेदन करने पड़ेंगे ऑनलाइन। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किन स्कूलों में आवेदन किया है? क्या पंजीकरण के बाद मेरे पास स्कूलों का विकल्प होगा? पंजीकरण के बाद आवेदक को आवेदन पत्र भरना होगा। पंजीकरण के बाद भरना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक को विभिन्न दूरी के स्कूलों का चयन करना होगा और उन्हें प्राथमिकता देना है। एक बार पूरा फॉर्म भरने और जमा करने के बाद आवेदक द्वारा चुने गए स्कूलों सहित सभी सूचनाओं का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा और उसका एक प्रिंट आउट ले लें। मतलब आपको कितनी दूरी के स्कूल में भरना है, क्योंकि 6 किलोमीटर का दायरा होता है मेरे हिसाब से आसपास का। तो जितने भी स्कूल आ रहे हैं तो उनमें से अपनी पसंद का स्कूल हो उसको भर लो आप, और जब भरोगे तो उसमें सारी डिटेल स्कूलों की आ जाएगी, कौन सा स्कूल कितनी दूर है, कौन सा स्कूल में कितने रजिस्ट्रेशन होने हैं। तो उन सब का फिर एक आप प्रिंट आउट निकाल लें, वो भविष्य में आपके काम आएगा जब लकी ड्रॉ वगैरह निकलेगा। मैं उनके आवास से निकटतम निजी गैर मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल कैसे ढूंढ सकता हूँ?
मैं कितने स्कूलों का चयन कर सकता हूँ। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको लॉगिन आईडी, पंजीकृत संख्या वगैरह मिलेगा, तो आप उनका पासवर्ड का उपयोग करते हुए आप उसके अंदर लॉगिन हो जाना। और जिसमें पंजीकरण फॉर्म में भरे गए सभी विवरण दिखाई देते हैं। किसी को आवश्यक पता भरना होगा और उसके बाद ड्रॉप डाउन सूची से अपने निवास के सही विधानसभा क्षेत्र, इलाके, उप क्षेत्र चयन का चयन करना होगा। और विभिन्न श्रेणियों में निकटतम स्कूलों को जानने के लिए विवरण जमा करना होगा। कहने का मतलब यही है साफ सुथरा कि सारे चरण उसमें दिखा रखे हैं कि आपको कितने किलोमीटर के दायरे में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। अगर 6 किलोमीटर का दायरा है तो उसमें कितने स्कूल आ रहे हैं और कितने स्कूलों में कितनी कितनी सीटें हैं, वो सब उसमें लिखा हुआ साफ आ जाएगा। आप 6 किलोमीटर तक दिखाए गए स्कूलों की संख्या का चयन कर सकते हैं, लेकिन 6 किलोमीटर से अधिक के अधिकतम 5 स्कूलों का चयन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो भी 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के स्कूलों में बच्चों को एडमिशन कराना है, तो अधिकतम 5 स्कूलों में से आप चयन कर सकते हो किसी एक स्कूल का। तो ज़्यादा दूर तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्या कोई ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद जानकारी को बदल या संशोधित कर सकता है? हाँ, इस प्रयोजन के लिए मुख्य लिंक EWS और DG प्रवेश पर दिए गए मौजूदा आवेदन पत्र को हटाने के लिए लिंक का उपयोग करें। विलोपन पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और मौजूदा आवेदन को सफलतापूर्वक हटाने के बाद फॉर्म को नए सिरे से भरें। कृपया यहाँ ध्यान दें कि विलोपन के बाद अपनी मौजूदा पंजीकरण संख्या प्रवेश प्रक्रिया के लिए अमान्य हो जाती है। अपना पंजीकरण आईडी पासवर्ड दोबारा प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आप इसके लॉगिन पेज पर जाओ और उसको दोबारा फॉरगेट करके आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपने आवेदन पूर्वक जो सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर लिया है आपने, तो आपको उन सारे स्कूलों में जाने की आवश्यकता नहीं कि आपने 5 स्कूलों में आवेदन करा तो आप प्रिंट आउट लेकर उस स्कूलों में जाओगे और वहाँ जमा करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया तो उस ऑनलाइन आवेदन पे एक लकी ड्रॉ निकलेगा सबका, तो उसकी डेट वगैरह सब वो आपको पता चल जाएगी SMS के द्वारा। क्योंकि ये जो कंप्यूटरकृत लॉटरी सिस्टम है, मतलब एक पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है उन्होंने कि निश्चित डेट को एक लकी ड्रॉ निकलेगा कंप्यूटर से, तो उसमें किन किन और कौन कौन से बच्चों का नाम आएगा सब उसमें शो हो जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं इसके अंदर। जो मेन सवाल है लगभग मैंने उनका आपको जवाब दे दिया है, और बाकी इनके पोर्टल पे खूब अच्छी तरह लिखा हुआ है। क्या उस स्कूल में भी ऑफलाइन प्रवेश की अनुमति है जहां ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया की जा रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तो कोटे के तहत हो रहा है, तो आप ऑफलाइन तो इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन ही होगा इसके अंदर। और इसमें कई बार क्या होता है, जैसे हम पोर्टल खोलते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा, या लॉगिन में समस्या आ रही है, या कई बार हम फॉर्म पूरा भरने के बाद सबमिट करते हैं तो जमा ही नहीं हो पाता। जो स्कूलों की लिस्ट है उसमें से किसी स्कूल पे क्लिक करके हम सोच रहे भी उसमें एडमिशन हो जाए, उस पर क्लिक करना है तो वो क्लिक नहीं हो पा रहा। तो ऑनलाइन कई बार बहुत सी समस्याएं आती है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि कृपया इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा किसी अन्य ब्राउज़र का उपयोग करें, जैसे गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला आदि। तो ये सर्च इंजन है, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं अगर किसी एक सर्च इंजन पे आपको दिक्कत आ रही है तो लगभग जो मेन सवाल थे वो सब मैंने बता ही दिए। तो आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाओ और इस स्कीम का फ़ायदा उठाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।